दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में हम भारत में राजद्रोह कानून के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम राजद्रोह कानून को परिभाषित करने वाली धारा IPC की धारा 124A के बारे में जानेंगे और यह काफ़ी चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्डीवाल की पीठ के सामने IPC की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। तो इस पर सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने दलील दिया कि सरकार ने IPC की धारा 124A की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को अगस्त तक के लिए टाल दिया है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों कहा कि औपनिवेशिक युग के दंडात्मक प्रावधान की समीक्षा पर सरकार परामर्श के अग्रिम चरण में है। दोस्तों पूरा मामला संक्षेप में अगर देखें तो यह है, IPC की एक धारा है 124A जिसमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है और राजद्रोह के तहत अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों IPC की इस धारा यानी 124A को 1870 में IPC में शामिल किया गया था, यानी कि यह ब्रिटिश कालीन कानून है। इस कानून में किए गए दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में राजद्रोह से संबंधित औपनिवेशिक युग के दंडात्मक कानून पर तब तक के लिए रोक लगा दिया था जब तक कि उचित सरकारी मंच इसकी समीक्षा नहीं करता। इसने केंद्र और राज्यों को इस कानून के तहत कोई भी नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया था कि देश भर में राजद्रोह कानून के तहत जारी जांच, लंबित मुकदमों और सभी कार्रवाइयों पर भी रोक रहेगी, यानी कि जब तक इसकी समीक्षा नहीं की जाती तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। अगर कोई मामला दर्ज है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो 11 मई के बाद इस पर एक बार फिर इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ के सामने लाई गई थी। सरकार ने कहा कि समीक्षाएं चल रही हैं। उसके बाद सुनवाई अगस्त के लिए टाल दी गई। दोस्तों कहते हैं कि इसी राजद्रोह कानून के तहत ही ब्रिटिश काल के समय कई स्वतंत्रता सेनानियों को, जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इन स्वतंत्रता सेनानियों को इस राजद्रोह कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों राजद्रोह कानून को 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था। उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इस कानून का मसौदा मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन साल 1860 में IPC यानी भारतीय दंड संहिता लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया था। धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन के द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जब इसने अपराध से निपटने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है। दोस्तों इसी ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए राजद्रोह के कानून को कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भारत के संविधान में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हर 5 साल में बदल जाती है, इसलिए सरकार के खिलाफ बोलना कोई गुनाह नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक नहीं था, लेकिन आज़ाद भारत में यह सबसे बड़ा मूल्यवान संवैधानिक हक है। इंग्लैंड में यह कानून सन 2009 में निरस्त हो गया। फिर भारतीय राजद्रोह यानी भारतीय गणतंत्र में राजद्रोह के नाम पर जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन कैसे जायज माना जा सकता है? कुछ लोगों के द्वारा इस पर सवाल उठाया जाता है। दोस्तों IPC की धारा 124A की बात करें तो इसमें लिखा है, यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक रूप से या लिखित रूप से संकेतों के द्वारा या दृश्य रूप से घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावना शामिल होती है। हालांकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किए बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।
राजद्रोह गैर जमानतीय अपराध है। राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में पेश होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, विशेषज्ञों के द्वारा राजद्रोह कानून का महत्व बताया जाता है। जैसे आइए देखते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध निर्धारित करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सभी नागरिकों के लिए यह समान रूप से उपलब्ध हो। दूसरा है एकता और अखंडता। तो राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का सामना करने में सहायता करता है। तीसरा है राज्य की स्थिरता को बनाए रखना। यह निर्वाचित सरकार को हिंसा और अवैध तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में सहायता करता है। कानून के द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। चुनौतियां क्या हैं? तो कहा जाता है यह कानून औपनिवेशिक युग का अवशेष है। औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश शासक उस समय लागू किए थे। औपनिवेशिक शासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने हेतु इस राजद्रोह कानून को लाया था और इस राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया था। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके राजद्रोही भाषणों, लेखन, गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार राजद्रोह कानून का व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है। दूसरी चुनौती है संविधान सभा का पक्ष क्या था उस समय। संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिए सहमत नहीं थी। सदस्यों का तर्क था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों का दमन करने के लिए राजद्रोह कानून का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी सरकार अपने विरोधियों को इस कानून के तहत दबा सकती है, अपनी आलोचना करने वाले को जेल में डाल सकती है। अगली चुनौती है लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन। भारत मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और निरंतर उपयोग के कारण को तेजी से उभरते एक निर्वाचित निरंकुश राज्य के रूप में वर्णित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रिटिश काल के समय बनाए गए इस कानून यानी राजद्रोह कानून में जो दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं उनको चुनौती दी गई है। हालांकि इस पर समीक्षा चल रही है। समीक्षा के बाद हो सकता है इसमें बदलाव किया जाए, उसे नए तरीके से लागू किया जाए। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।